गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के अंतर्गत स्टैटिक कीवर्ड। कल हमने स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड सीखा हुआ था। आज उसी के आगे हम स्टैटिक वेरिएबल का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था और स्टैटिक मेथड का भी एग्जांपल बताया हुआ था। ये एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। स्टैटिक मेथड को कैसे रन करते हैं ये भी मैंने बताया था। एक इसका और एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा स्टैटिक मेथड से रिलेटेड ही। देखिए इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करा सकते हैं। एक यहाँ पे क्लास बनाया कैलकुलेट नाम से। स्टैटिक एक मेथड हमने बनाया है क्यूब नाम का और सीधा क्लास के अंदर और सीधा देखिए इसमें रिटर्न कराया। ये जो वैल्यू आएगी उसका आपका क्यूब रिटर्न होगा और इसी क्लास के अंदर मेन मेथड हमने यूज किया और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है जैसा कि आपको मालूम है। इसलिए हमने लिखा कैलकुलेट डॉट क्यू 5, जो भी वैल्यू पास किया 5 वहाँ से कैलकुलेट होके आएगी। और रिटर्न टाइप का ये स्टैटिक मेथड है। जो मेथड है रिटर्न टाइप इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और रिटर्न होकर वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट में। और रिजल्ट को फिर हमने क्या करा दिया है, प्रिंट। तो आई स्टूडेंट इसको मैं रन करके आपको दिखा रहा हूँ। हमको स्टैटिक मेथड बनाने से ये बेनिफिट्स मिलते हैं। डॉट जावा 125, इस तरीके से भी आप स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम भी रन कर लीजिएगा, आप बनाइएगा। इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक मेथड के रिस्ट्रिक्शंस फॉर स्टैटिक मेथड, ये आप ध्यान दीजिएगा। सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलता हुआ। देर आर टू मेन restrictions for the static method. The static method cannot use non-static data member, यानी कि स्टैटिक मेथड कोई भी नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज नहीं कर सकता है। और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली, और कोई भी नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट ये कॉल नहीं कर सकता है। इस पॉइंट को हमेशा आपको ध्यान रखना है। यानी कि स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल ही हम यूज करेंगे। कोई यहाँ पे नॉन स्टैटिक यदि मेंबर होता उसको ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट। दूसरा दिस एंड सुपर, आगे हम पढ़ेंगे। दिस कीवर्ड आपने C++ में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी मैं पढ़ाऊँगा। दिस एंड सुपर शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जावा में सुपर कीवर्ड पाया जाता है, इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है। दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज इन द स्टैटिक कॉन्टेंट्स। स्टैटिक में हम दिस और सुपर कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताया, जैसा मैंने समझा, यहाँ नॉन स्टैटिक ए मेंबर है, ए वेरिएबल लिया और यदि मैं इसको चाहूँ कि स्टैटिक के अंदर यूज कर लूँ तो ये यूज नहीं हो सकता। ये देखिए
हम चाहें कि इस क्लास के अंदर कोई एक वेरिएबल बना ले, और ये मेथड क्या है, स्टैटिक बना हुआ है। मेन मेथड हमारा जावा में हमेशा क्या बना हुआ है, स्टैटिक बना हुआ है। इसीलिए स्टैटिक बना हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था कि इसके हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट मेथड क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ पे हम नॉन स्टैटिक मेथड मेंबर को डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं जावा में। यदि मैं इसको स्टैटिक बना दूँ फिर यहाँ यूज करूँ तो यूज कर सकता हूँ। ओके ओके स्टूडेंट, ये चला के आप देख लेंगे। वाई इज द जावा मेन मेथड स्टैटिक, इसीलिए जावा के मेन मेथड को स्टैटिक बनाया गया है कि हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। अगला स्टैटिक का तीसरा मेथड जो हमने सीखना था, जावा स्टैटिक ब्लॉक। जावा के स्टैटिक ब्लॉक भी बनाए जा सकते हैं। इज यूज टू इनिशलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशलाइज करने के लिए। इट इज एग्जीक्यूट बिफोर द मेन मेथड के पहले एग्जीक्यूट एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। क्लास के लोडिंग के समय ये ब्लॉक एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ये देखिए A2 स्टैटिक बना है, स्टैटिक ब्लॉक इन्वॉल्व, स्टैटिक बना करके हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, बाद में मेन क्लास आपकी रन हो सकती है। देखिए तीसरा, हमने यहाँ जब स्टार्टिंग की थी तो बताया था कि स्टैटिक के कई यूजेस मैं बताऊंगा, एक बार आपको ध्यान दिला दूं। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चलता हुआ आज। ये हमने स्टैटिक वेरिएबल पढ़ लिया, ये आपको सिखा दिया मैंने, स्टैटिक मेथड सिखा दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैटिक ब्लॉक। ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं, ये आपने C++ में नहीं पढ़ा होगा, जावा की फैसिलिटी है। जावा में स्टैटिक ब्लॉक भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनाए जा सकते हैं। या एक क्लास बनाया और क्लास के अंदर स्टैटिक हमने यूज किया, एक ब्लॉक बनाया, ब्रैकेट लगा के इसमें प्रिंट किया स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वॉल्व, और इसको प्रिंट करने के बाद हमने मेन मेथड पे गए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया और यहाँ पे गए प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट हेलो मेन। अब स्टैटिक ब्लॉक क्यों बनाए जाते हैं, स्टैटिक ब्लॉक मेन क्लास की लोडिंग के समय ही रन हो जाते हैं, यानी कि मेन मेथड से पहले ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये देखिए स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वॉल्व, पहले स्टैटिक ब्लॉक चला फिर हेलो मेन चला, यानी कि स्टैटिक ब्लॉक को किस लिए बनाया जाता है, मैंने पहले ही यहाँ आपको क्लियर किया कि यदि हमको यूज टू इनिशलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशलाइज करने के लिए इट इज एग्जीक्यूट बिफोर द मेन मेथड, मेन मेथड से पहले रन हो जाते हैं कौन, स्टैटिक ब्लॉक। वही मैंने यहाँ पे दिखाया, ये आप मैसेज कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले रन हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ रन स्टैटिक ब्लॉक, और बाद में मेन मेथड आपका रन हुआ। ये देखिए यानी कि स्टैटिक मेथड पहले रन होते हैं और बाद में आपके क्या रन होते हैं, मेन मेथड। मेन मेथड से पहले, जैसे आपने C और C++ में क्या पढ़ा है, प्री
प्री प्रोसेसर क्या होता है, मेन मेथड से पहले ही एग्जीक्यूट कर देता है कोड को। उसी प्रकार से जावा में जो यूज किया जा सकता है वो क्या होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक बना करके हम अपने जो भी फंक्शन देना चाहते हैं उसको पहले मेन क्लास के लोडिंग में ही उसको रन कर सकते हैं। ये देखिए रन स्टैटिक ब्लॉक, पहले स्टैटिक ब्लॉक, फिर इसके बाद हमारा चला हेलो मेन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको स्टैटिक ब्लॉक भी समझ में आ गया होगा। कैन बी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम विदाउट द मेन मेथड, ये पुराने वर्जन में होता था कि आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब लेटर वर्जन में इसको अलाउ नहीं करता है, नॉट पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एग्जीक्यूट द जावा विदाउट द मेन मेथड। मेन मेथड के बिना जावा को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है स्टैटिक ब्लॉक, बट वाज द पॉसिबल टिल द JDK 1.6 में ये यहाँ तक पॉसिबल था कि स्टैटिक ब्लॉक को हम रन भी कर सकते थे, लेकिन JDK 1.7 इज नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट द, हम तो चला रहे हैं JDK 12, तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि मेन मेथड ना लिखा जाए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप बता सकते हैं कि स्टैटिक ब्लॉक को जावा में JDK 1.6 तक रन किया जा सकता था बिना मेन के भी, लेकिन अब मेन यूज करना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि हम रन करते हैं मेन के बिना तो हमको ये मैसेज मिलेगा, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए। इसलिए अब हम बिना मेन के स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेन मेथड के पहले स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से ये स्टैटिक मेथड हुआ। नेस्टेड क्लास हम आगे पढ़ेंगे, नेस्टेड क्लास का जब यूज करेंगे हम एक क्लास के जब दूसरी क्लास को यूज करेंगे तो उस समय हम नेस्टेड क्लास पढ़ेंगे और उसी में स्टैटिक कीवर्ड का भी यूज करेंगे। अब हम आज बात करने वाले हैं दिस कीवर्ड इन जावा। आपने C++ में भी दिस कीवर्ड यूज किया होगा और यहाँ पे भी आज हम पढ़ने वाले हैं दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्या होता है जावा में? देयर कैन बी ए लॉट ऑफ यूजेस ऑफ जावा इन दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड के बहुत सारे यूजेस हैं जावा में। इन जावा दिस इज ए रेफरेंस वेरिएबल, एज ए रेफरेंस वेरिएबल है ये, जो भी वेरिएबल होगा उसका रेफरेंस रिटर्न करता है, दैट इज रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। करंट में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके रेफरेंस को ये क्या करता है, रिटर्न करता है। जैसे स्टेट, बिहेवियर, ये ऑब्जेक्ट है, दिस यूज करेंगे उसके रेफरेंस को क्या कर देता है, रिटर्न करता है। इसके बहुत सारी यूजेस हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने लिखा है। दिस कैन बी यूज टू रिफर द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। करंट में जो क्लास है उस इंस्टेंस वेरिएबल को इसको यूज करा सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी यूज इन्वॉल्व द करंट क्लास मेथड, implicit, automatic. This can be used involve the current class constructor. This can be pass the argument in method. This can be pass the argument in constructor. This can be used to return the current class instance from the method. This करंट की बात होती है, यदि करंट ऑब्जेक्ट जो है उसके मेथड को, उसके वेरिएबल को, उसके कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। यदि जावा में मेन रूप से दिस कीवर्ड का यूज किया जाए, ये पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में क्या क्या यूजेस है दिस कीवर्ड का, और एक एक करके मैं यूजेस आपको विथ एग्जांपल समझाऊंगा। अभी मैं लेता हूँ एक एग्जांपल और उसके माध्यम से दिस कीवर्ड के इम्पोर्टेंस को बताता हूँ। करंट क्लास को कैसे रिटर्न करता है? दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रिफर द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल इफ देयर इज ambiguities between the instance variable and the parameters. This keyword resolve the problem. जैसे क्या होता है, इंग्लिश का मतलब है कि डुप्लीकेसी सेम नाम के यदि वेरिएबल बना दिए जाएं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। उस समय हमें दिस कीवर्ड का यूज करना होगा और वो जो एम्बुलेंस क्रिएट होता है, डुप्लीकेसी क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को हम दिस कीवर्ड के माध्यम से आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप थोड़ा समझिएगा स्टूडेंट। रोल नंबर यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया, नेम बनाया, फीस बनाया, और यही मैंने पैरामीटर भी पास किया, रोल नंबर, नेम और फीस। अब मैं यदि यहाँ करूँगा रोल नंबर, नेम, फीस, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कंपाइलर कंफ्यूज होगा
कि इस रोल नंबर को इसमें स्टोर करना है, कि पैरामीटर के रोल नंबर को इसमें स्टोर करना है। कन्फ्यूजन, दैट इज कन्फ्यूजन, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा पूरी तरीके से। इस प्रॉब्लम को दिस कीवर्ड के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। यदि मैं यहाँ दिस लगा दूंगा ऐसे, दिस डॉट रोल नंबर, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल रोल नंबर है वो है, और ये जो रोल नंबर है इस साइड का जो रोल नंबर है वो पैरामीटराइज रोल नंबर है हमारा। इस तरीके से दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, और यही कहलाता है डुप्लीकेसी। और जो प्रॉब्लम्स कंपाइलर के पास इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो इसको हम कैसे, देखिए नल वैल्यू देगा ये, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। अब इस प्रॉब्लम को यदि हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पे जैसा कि उन्होंने बताया, यहाँ हम दिस कीवर्ड को यूज कर देंगे। एग्जाम्पल हम बना चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। मेरी बात को समझिएगा आप। क्लास बनाए हमने, रोल नंबर लिया, स्ट्रिंग लिया, फीस लिया, और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट नाम की क्लास भी है और मेथड नेम भी है, कंस्ट्रक्टर बन गया। यदि मैं यहाँ दिस नहीं लगाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि रोल नंबर क्लास इंस्टेंस वेरिएबल है कि पैरामीटर वेरिएबल है, नेम इंस्टेंस वेरिएबल है कि पैरामीटर वेरिएबल है, फीस इंस्टेंस वेरिएबल है कि पैरामीटर। यदि मैं दिस लगा देता हूँ तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है और आसानी के साथ वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। इस प्रकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं दिस कीवर्ड के माध्यम से। टी नाम से मैं इसको प्रोग्राम को सेव करता हूँ। देखिए ये देखिए क्लियर। और यदि मैं यहाँ पे दिस नहीं लगाता हूँ तब देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी, कंफ्यूजन की स्थिति होगी कंपाइलर के पास, और कंपाइलर को क्लियर नहीं होगा कि ये जो फीस है ये इंस्टेंस वेरिएबल का है कि आपका पैरामीटर का है। इस कंडीशन में देखिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, नल, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी। इसलिए या तो मैं ये यहाँ पे जो ये आपके वेरिएबल्स हैं इनका नाम चेंज करूँ, या फिर मैं सबसे अच्छा है दिस कीवर्ड का यूज करके डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ दिस कीवर्ड को यूज किया। अब ये क्लियर हो गया कि ये इंस्टेंस वेरिएबल हुए, और इसके बाद जब हम रन करते हैं तो हमें एक्चुअल आउटपुट मिलता है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से दिस कीवर्ड के बहुत सारे यूजेस हैं जो हम सीखेंगे। यदि अलग अलग वेरिएबल हैं तो दिस कीवर्ड की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने बताया ही, वेरिएबल चेंज कर देंगे तो दिस कीवर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्लियर हो गया, रोल नंबर, नेम और फीस बना हुआ है, पैरामीटर में आर और एन एफ लिया है। तो इस तरीके से यदि हम यूज करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हमको अलग अलग डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो या तो हम पैरामीटर चेंज करें, यानी कि वेरिएबल नेम चेंज करें, पैरामीटर के वेरिएबल नेम अलग रखें, इंस्टेंस वेरिएबल अलग रखें, या फिर दिस कीवर्ड का हम यूज कर सकते हैं। कैसे इन्वॉल्व करता है दिस कीवर्ड, ये मैंने बताया। जैसे आपको डायरेक्ट उसी मेथड को हम दिस कीवर्ड के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल, इसको भी देखते हैं। हमने क्लास बनाया, इसी के अंदर एक m नाम का मेथड बनाया, हेलो प्रिंट कराया, n नाम का मेथड, और सिस्टम के अंदर जाके उसको प्रिंट कराया। यहाँ मैं डायरेक्ट m और सेम एज दिस लिख सकता था, जिससे m नाम का मेथड आपका क्या हो सकता है,
इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस एम, यानी कि इसी के अंदर जो मेथड बना है वो मेथड आपका इन्वॉल्व हो जाए और रन हो जाए। मेथड को रन करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। ये देखिए एक मेथड ये हमने बनाया, एक एन नाम का मेथड हमने बनाया, और इस मेथड के अंदर से मैंने इसको कॉल किया है। तो यहाँ पे मैं ये भी सेम एज ए दिस, या तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसको कॉल कर सकता था, या फिर दिस एम, यानी कि इसी क्लास के अंदर जो मेंबर है उसको आपको कॉल करना है, ये स्पेसिफाई करता है। T4 नाम से इसको सेव करता हूँ, फिर आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, और यदि मैं इस पे कमेंट लगा दूं और डायरेक्ट एम को कॉल करता हूं, तब देखिए क्या होगा। तब भी हमको वही मिलेगा। तो क्योंकि अब इसी क्लास के अंदर हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं, तो दिस एम भी हो सकता है और एम भी डायरेक्ट कॉल हो सकता है। ये नेस्टेड फंक्शन का रूप हो जाएगा, एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। ये आप C++ दोनों में पढ़ चुके हैं। तो ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं दिस कीवर्ड को। दिस कीवर्ड को करंट वेरिएबल के रेफरेंस को, करंट वेरिएबल के मेथड के रेफरेंस को रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज आप दिस कीवर्ड चलाइएगा और स्टैटिक के जो मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताए उनको फॉलो अप करिएगा। आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, कल इसके आगे सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।